मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ही उनके आरोपों पर बड़ा बयान दिया। सीईसी का कहना है कि चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार और झूठे हैं। सीईसी का कहना है कि अगर उनके पास अपने दावे का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना होगा, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगनी होगी। वहीं से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डेटा हमारा नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग की बातें तर्कहीन है। चुनाव आयोग बीजेपी के टूल के तौर पर बर्ताव कर रहा है, ऐसे में शक होना लाजमी है। विपक्ष को बराबर मानते हैं, अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया। अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए, नहीं मिला। आप बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे। हो सकता है आपको ये लालच होगा कि रिटायरमेंट के बाद कि बार बार वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स बुलाते रहे, जैसे पहले किसी वक्त होती थी, उनसे चर्चा करते थे एक एक चीज़ पे, उनसे राय लेके आगे को क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसके हिसाब से काम करते। बिल्कुल मनमर्जी के साथ हो रहा है और फिर उसके बाद कह रहे हैं, मैं कहता हूँ उनकी एक हमाकत है इस बात की कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी को माफ़ी तो उनको मांगनी है कि उन्होंने देश के साथ क्या कर रखा है। बीजेपी नेता उमा भारती का कहना है कि चुनाव आयोग हर शिकायत को सुनता है। अगर लोग आपको वोट नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से आत्मचिंतन करें। चुनाव आयोग हर कंप्लेन को सुनता है, इलेक्शन ऑब्जर्वर हर कंप्लेन पे कार्रवाई करता है। अब जनता ही आपको वोट नहीं दे रही है तो फिर तो इसमें आप आत्मचिंतन करिए ना कि लोग आपसे विमुख क्यों हो गए हैं। आप अपनी करतूतों को याद तो करिए कि लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग असली मुद्दे छुपाकर बात को घुमा रहा है। चुनाव आयोग आम आदमी के वोटों की चोरी कर रहा है। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वोट चोरी करने का काम किया था। तो 1 साल से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या खंडन क्यों नहीं किया? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक पीपीटी दिखाकर जिसमें चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं है, गलत तरीके से विश्लेषण करना और ये कहना कि किसी महिला ने 2 बार मतदान किया है, ये बेहद गंभीर आरोप है। बगैर हलफनामे के ऐसे संगीन आरोपों पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान और चुनाव आयोग दोनों के विरुद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी की सियासत में लोध वोट बैंक सभी सियासी दलों के लिए अहम है। पूजा पाल के बाद में बीजेपी को एक और हथियार ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए मिला है। राजनीति के जानकार इसे पीडीए की काट के तौर पर देख रहे हैं। साल 2017 में यूपी में बीजेपी ने विधानसभा की रिकॉर्ड 325 सीटें जीती थी।
2014 और 2017 का बीजेपी का फॉर्मूला छोटी जातियों को लामबंद करने का था। 2027 के लिए बीजेपी लोध वोट बैंक साधने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव चला है। साल 2017 में यूपी में बीजेपी ने विधानसभा की रिकॉर्ड 325 सीटें जीती थी। 2014 और 17 का बीजेपी का फॉर्मूला छोटी जातियों को लामबंद करने का था। 2027 के लिए बीजेपी लोध वोट बैंक साधने की तैयारी में है। पूजा पाल के बाद में बीजेपी ने विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त करने के लिए लोध वोट बैंक पर नजर है। बीजेपी ने लखनऊ से लेकर रुहेलखंड तक मेगा कार्यक्रम आयोजित किए हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव के कार्यक्रम से पहले सीएम योगी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अवंतीबाई लोधी के जन्मदिन के मौके पर अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। मंत्री धर्मपाल सिंह लोधी की तरफ से रुहेलखंड में बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें पूरे यूपी से लोध सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक और मंत्री मौजूद रहे। मुख्य अतिथि रही एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि गुलामी के दौर की याद दिलाने वाले किसी शख्स के नाम पर जिले का नाम रही ये अच्छी बात नहीं है। दोबारा ये नाम हमें सुनने को ना मिले। शाहजहांपुर नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई नया नाम प्रस्तावित कर दो, हम सब उस पर साइन कर देंगे। योगी जी को दे भिजवा देंगे। यहाँ मंत्रीगण बैठे हैं बहुत सारे, वो सब लोग मिलकर दे देंगे। कोई सांस्कृतिक अधिष्ठान वाला, कोई धार्मिक अधिष्ठान वाला, कोई स्वतंत्रता में योगदान देने वाला किसी एक व्यक्ति के नाम पर कर दो। उस व्यक्ति के नाम पे मत करो जो हमें गुलामी के दौर की याद दिलाता है। यूपी की सियासत में लोध वोट बैंक सभी सियासी दलों के लिए अहम है। पूजा पाल के बाद में बीजेपी और एक और हथियार ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए मिला है। राजनीति के जानकार इसे पीडीए की काट के तौर पर देख रहे हैं। पूजा पाल यदि पार्टी के लाइन के खिलाफ होनी तो उनको निकालने का अधिकार है। पार्टी ने निकाला, ये उनका अपना निर्णय है। लेकिन उसके बाद जिन ढंग से भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो गाली गलौज की गई, जो अपमानित किया गया, इसका बहुत गहरा असर समाज में गया है। और इस तरह तो पीडीए जो है बिखर जाएगा। पीडीए कोई मतलब नहीं बचेगा कि किसी महिला को आप गाली देंगे, वो भी उसी पीडीए समाज से आती है। यूपी में लोध बिरादरी करीब 5% है। लोध बिरादरी ओबीसी में यादव और कुर्मी के बाद में सबसे बड़ी संख्या है और लोध वोटर्स ब्रज क्षेत्र से लेकर बुंदेलखंड और पूरे यूपी में करीब 70 विधानसभा सीटों पर निर्णायक है, जिसे बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी ने सीधे तौर पर संदेश दे दिया है कि विपक्ष के पीडीए की फार्मूले के काट ढूंढ चुकी है भाजपा, और वही वो फार्मूला 2014 का छोटी छोटी जातियों को एक मंच पर लाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद कर विपक्ष को चित करने की रणनीति बीजेपी ने बना ली है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश पर गंभीर सवाल उठाए। पूजा पाल ने कहा कि सदन में अतीक को माफिया कहने पर मुझे पार्टी से निकाला। पूजा पाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया था। पीडीए पर पूजा पाल ने कहा कि अखिलेश बताएं, पीडीए की तो वो भी हैं, फिर एसपी कार्यकर्ता और नेता उनका इतना अपमान क्यों कर रहे हैं? आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने हाल ही में सीएम योगी से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी की नीति और नियत दोनों पर सवाल उठाए हैं। पहले जो हत्या हुई थी उसकी तरफ से हैं, या फिर आप फिर इनकाउंटर होने के बाद आप जिसने हत्या की थी उसका इनकाउंटर होता है तो आप फेक इनकाउंटर कह रहे हो कि इनकाउंटर फेक है। तो आप, मुझे सबसे पहले लगता है कि इंसान को अपनी पहले नीति जो है वो साफ कर देनी चाहिए कि हमारी नीति क्या है, ताकि
सामने वाले को समझ आ पाए, ताकि तभी आप पे कुछ बात कर सकता है। विधायक पूजा पाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने भी संसद में पीएम मोदी की तारीफ की थी और आगे जीत का आशीर्वाद दिया था। मैंने भी सदन में सीएम योगी की तारीफ की, तो क्या गलत है? सदन में अतीक का नाम लेने से मुझे पार्टी से निकाला गया। मगर मुझे लगता है निकालने का एक ही रहा है कि मैंने माफिया अतीक अहमद के ऊपर बोला, इस वजह मुझे सदन से निष्कासित कर दिया, मतलब कि मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि धन्यवाद तो हम लोग पहले भी बोल चुके थे, मगर सदन में अतीक पे बोलना ये मेरे ऊपर भारी पड़ा। पूजा पाल ने कहा कि पीडीए की तो मैं भी हूं, लेकिन राज्यसभा में एक वोट डालने पर मुझसे दिक्कत हो गई। पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति का दर्द नहीं समझती समाजवादी पार्टी। एक तरफ आप पीडीए का आप वो करते हैं, तो मैं भी तो पीडीए की हूँ। मैं कहाँ पीडीए की नहीं, मैं भी तो पीडीए की हूँ। पीडीए की आप पीडीए का और खास करके आप पिछड़ी जाति और अति पिछड़े लोगों की आप दर्द समझ पाते, तो मेरे राज्यसभा का एक वोट आपको कहीं ना कहीं इतना दिक्कत नहीं करता जितना आपने दिक्कत मतलब आप समझ रहे हो कि इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया, इन्होंने क्रॉस वोट कर दिया। एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने 2027 चुनाव को लेकर कहा कि उन्हें नहीं पता आगे क्या होगा। जनता मेरा साथ दे रही है, जनता से मुझे ताकत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फतेहपुर मकबरा मंदिर विवाद से प्रशासन ने 75 पेज की रिपोर्ट तैयार कर सीएम योगी को भेजी है। रिपोर्ट में मकबरे की मौजूदा जमीन 11 बीघा दर्ज है, जबकि वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में सिर्फ 15 बीघा जमीन ही दर्ज है। दोनों दस्तावेजों में करीब 10 बीघा की गड़बड़ी है। वहीं बीजेपी के बाद वीएचपी ने विवादित स्थल को 400 साल पुराना ठाकुर जी का मंदिर बताया, जिसके सबूत भी पेश किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। फतेहपुर का मकबरा मंदिर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के बाद अब वीएचपी ने भी इस विवादित स्थल को लेकर बड़ा दावा किया है। वीएचपी का कहना है कि ये कोई मजार नहीं, बल्कि 400 साल पुराना ठाकुर जी का मंदिर है। उन्होंने इतिहास, राजस्व अभिलेख और मंदिर की कलाकृतियों को सबूत के तौर पर पेश किया है। वहां का जो मुतवल्ली है और 4 लोग और हैं जो जमीन का काम करते हैं, मैं नाम भी मेरे पास है, मैं नाम बता दूंगा आपको, मिल करके उसको समाप्त किया और वहां की जो जमीन थी उसको बेच डाला। उसकी चर्चा नहीं किया किसी ने। हमारा मंदिर है, हमारे पास उसके लेख हैं, उसके कागज हैं। हाल ही में विवादित परिसर में कुछ हिंदू कार्यकर्ता अचानक घुस गए थे। उन्होंने भगवा झंडा फहराया और धार्मिक अनुष्ठान करने की कोशिश की थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग और लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया था। अब इस पूरे मसले की जांच कर रही पुलिस टीम ने रिपोर्ट तैयार की है। प्रशासन ने 75 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट सीएम योगी को भेजी गई है। वर्तमान खतौनी में गाटा संख्या 753 के तहत मकबरे की कुल 11 बीघा जमीन दर्ज है। दूसरी ओर वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में सिर्फ 15 बिस्वा जमीन ही वक्फ संपत्ति के रूप में दर्शाई गई है। दोनों दस्तावेजों के बीच लगभग 10 बीघा से ज्यादा की गड़बड़ी है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिला प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की थी, जिसमें 2 एडीएम, 3 एसडीएम, 2 तहसीलदार और 12 लेखपाल शामिल रहे। जांच के दौरान जमीन से संबंधित खतौनी, आधार दस्तावेज, पुराने जमींदारी काल के रिकॉर्ड और वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया गया। दस्तावेजों में पुराने रिकॉर्ड से लेकर मौजूदा दस्तावेजों तक का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। मकबरे के अस्तित्व, निर्माण काल और उपयोग से जुड़े तमाम पहलुओं को भी जांच में शामिल किया गया। अब आखिरी फैसला राज्य सरकार को लेना है कि विवादित जमीन पर किसका दावा वैध माना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल की नई यूनिट का लोकार्पण किया। गोरखपुर के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को लोगों को इस हॉस्पिटल की सेवाओं का सीधा फायदा होगा। और इस मौके पर सीएम योगी ने सांसद रविकिशन को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सांसद ने अपने घर का अतिक्रमण खुद ही हटा लिया था। ये होती है विकास की भावना। देखिए रिपोर्ट।
सीएम योगी ने गोरखपुर में रिजेंसी हॉस्पिटल की नई यूनिट का लोकार्पण किया। 300 करोड़ की लागत से बने इस हॉस्पिटल में 150 बेड हैं। हॉस्पिटल के पेशेंट ऐप रिजेंसी माई केयर को भी लॉन्च किया गया। तो हम लोगों ने हर विधायक को भी ये सुविधा दी है कि वह अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए तक की सहायता गरीब पेशेंट के उपचार के लिए दे सकता है। ये देते नहीं होंगे, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से एक वर्ष में मैंने 1100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं गरीबों के उपचार के लिए। अनुमान करिए, ये सुविधा पहले नहीं थी, पिक एंड चूज होता था, चेहरा देख करके सुविधा दी जाती थी। गोरखपुर के साथ ही पूर्वी यूपी के कई जिलों को इस हॉस्पिटल की सेवाओं से फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सीएम योगी ने कहा कि 10 साल पहले की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। आज से 10 साल 11 साल पहले स्थिति ये थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था, यानी मेडिकल कॉलेज ही बीमार था। आज आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सुविधा को देखिए, अब गोरखपुर में एम्स भी हो गया है, दर्जनों अन्य हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने सांसद रवि किशन को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सांसद ने अपने घर का अतिक्रमण खुद ही हटा लिया था। ये होती है विकास की भावना। देखो, यहाँ हॉस्पिटल की लैंड को देख करके ही हमारे सांसद जी ने अपने घर का अतिक्रमण भी पहले ही हटा दिया था। पहले ही उन्होंने कहा कि भाई देखो, पब्लिक को आवागमन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। और 1.5 वर्ष पहले उन्होंने एकदम सफाया कर दिया। ये होती है भावना अपने यहाँ के विकास के लिए, और उस विकास को लेकर के आज उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। गोरखपुर में जन्माष्टमी के मौके पर सांसद रवि किशन नाचते और झूमते दिखे। उनका ये डांस देखकर सीएम योगी भी मुस्कुराने लगे और उन्होंने ताली बजाकर रवि किशन का हौसला बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा और उसे रेगुलेट करने वाला मदरसा बोर्ड अब इतिहास बनने जा रहा है। दामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन को हरी झंडी दे दी है। 19 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा सेशन में इससे जुड़े विधेयक को सरकार टेबल करने जा रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूछा है कि बीजेपी को मदरसा नाम से इतनी नफरत क्यों है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड से मदरसा शिक्षा के युग का अंत अब तय हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मदरसों में फर्जीवाड़ा, अनियमितताएं और फंडिंग में गड़बड़ी पर लगाम कसते हुए अब राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा। रविवार को कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। मदरसा शिक्षा बोर्ड सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन को डील करता था, लेकिन धामी सरकार ने जो प्राधिकरण बनाने का फैसला किया है वो मुस्लिम के अलावा सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन यानी सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को रेगुलेट करेगा। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नियमों के हिसाब से अप्रूव करेगा। बिना प्राधिकरण की मान्यता के कोई भी मदरसा या धार्मिक शिक्षण संस्थान नहीं चलेगा। 1 जुलाई 2026 के बाद मौजूदा मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त माना जाएगा। अल्पसंख्यकों की धार्मिक शिक्षा के साथ मूलभूत शिक्षा भी अनिवार्य होगी। 15% से ज्यादा गैर अल्पसंख्यक छात्र नहीं हो सकते। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 11 सदस्य होंगे। अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय का शिक्षाविद होगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड के तहत संचालित मदरसों को भी प्राधिकरण से नए सिरे से मान्यता लेनी होगी। उधर सरकार के फैसले की कांग्रेस ने आलोचना की है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी को मदरसा नाम से इतनी नफरत क्यों है।
उन्होंने कहा मदरसा सब तो उर्दू का है और ये तो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हरीश रावत के इस बयान ने बीजेपी को पलटवार का मौका दे दिया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।